तो बेटा मैंने कल आप लोग को बता दिया था, वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है क्या उदित? देखिए कि ये बताया था कल ग्रेविटेशन में, आज 17 जनवरी है, 18 जनवरी। The acceleration produced in the freely falling bodies is the same for all the bodies and it does not depend on the mass of the falling body. क्लियर है? ये कल मैंने बताया था न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से, न्यूटन ने जो ग्रेविटी के बारे में बताया कि कोई भी चीज, ठीक है, फ्री फॉल हो रही है, मतलब एक हथौड़ा ऊपर से गिर रहा हो या मोर का पंख, कोई भी चीज, बॉडीज इन द सेम फॉर ऑल द बॉडीज। तो जो एक्सेलरेशन होगा, गिरने की जो दर होगी, वो सब पे बराबर होगी। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द फॉलिंग बॉडी, उसके मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो किस चीज पे डिपेंड करता है? एयर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। ग्रेविटी दोनों पे बराबर लगती है, एक्सेलरेशन भी दोनों का बराबर है, लेकिन चक्कर क्या है, जब पंख नीचे गिर रहा होता है ना, तो उसका सरफेस एरिया भी एक बड़ा हो जाता है। चलो सरफेस एरिया को रहने दो, लेकिन जो एयर होता है, एयर का रेजिस्टेंस बिल्कुल हवा में रोके रखेगा, है ना, उस पंख को, इसलिए वो धीरे धीरे गिरता है जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है, मतलब कि गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी गिरती हुई या मूवमेंट वाली चीज, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में जो चेंज होता है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप बाइक से चल रहे हो, आपकी बाइक अभी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे है, समझ में आ रही है? तो वो 60 कब होगी? एक्सेलरेट करेंगे, मतलब किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड में बढ़ोतरी। तो क्या कोई, जैसे अब ग्रेविटी क्या करेगा, ग्रेविटी मतलब कोई ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज होगी। ग्रेविटी में किस तरह का मोशन होगा? ऊपर से ही कोई फ्री फॉल होगा, नीचे चीज गिरेगी। तो ग्रेविटी के कारण ऊपर से नीचे गिरती हुई चीज में क्या स्पीड बढ़ जाती है? कब बढ़ती है, कहां बढ़ती है, कैसे एक्सेलरेशन होता है? देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, अगर किसी हाइट पर से, ऊंचाई पर से किसी ऑब्जेक्ट को आप नीचे फेंकते हो, ड्रॉप करते हो, a uniform acceleration is produced in it by the gravitational pull of the earth, and this acceleration does not depend on the mass of the falling object. The uniform acceleration produced in a freely falling body due to the gravitational force of the earth is known as acceleration due to gravity. देखिए, एक्सेलरेशन में क्या होगा, फ्री फॉलिंग कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास मैटर नहीं करता, वो जैसे ही ऊपर से नीचे आएगी तो नीचे आते आते उसकी गति बढ़ती चली जाएगी। यही ग्रेविटेशनल पुल है, या इसी को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई चीज ऊपर से गिर रही है तो गिरते गिरते उसकी स्पीड तेज हो जाती है ना, है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि ग्रेविटी के कारण होता है। तो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, मतलब कि अगर ग्रेविटी के कारण कोई ऊपर से चीज नीचे गिरती है तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना होगा, जी का मान क्या होगा, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बिल्कुल सही क्वेश्चन किया आपने, यही मैं क्वेश्चन सुनना चाह रहा था। अब ये डिपेंड करता है कि एयर किसको रोकती है। ये कब होगा पता है? जब बिल्कुल कोई भी तरह का एयर कहीं हो ही नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं, इन अदर वर्ड्स, when an object fall from the ground under the action of Earth's gravity, its velocity increases at the constant rate of 9.8 meter per second. ठीक है, इसका मतलब for every second of time it is falling, हर एक सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ती जाएगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से की दर से बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है? When, फिर से सुन लीजिए, when a body is dropped freely, देखो बेटा ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये बॉल वाला, ये जैसे 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 अर्थ के नजदीक आता जाएगा उसका स्पीड बढ़ता जाएगा, मतलब एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा। इसको वेलोसिटी कह सकते हैं। When a body is dropped freely, आपने 10 माले की बिल्डिंग से कुतुब मीनार पे चढ़ गए आप जोश जोश में,
और कोई सामान को फेंक दिया, मान लो अपने दोस्त को नीचे फेंक दिया, इट फॉल्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब हर सेकेंड उसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की हिसाब से प्लस होती चली जाएगी। पहले पे 9.8, फिर उसका डबल हो जाएगा, फिर ट्रिपल, इस तरह बढ़ते चला जाएगा। एक सेकेंड में 9.8 मीटर बढ़ता चला जाएगा और भी इसे प्लस होता जाएगा। एंड व्हेन अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली, ऊपर से नीचे की ओर, अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंका जाएगा, इट अंडरगोज अ रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो अपोजिट होगा। ठीक है, समझ में आया आपको बात? फिर से बताऊं? नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, ठीक है ना, और ऊपर से नीचे आएगा तो स्पीड बढ़ती चली जाएगी। सो कैलकुलेशन ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला क्या होगा? F इक्वल टू G इंटू M1 इंटू M अपॉन R स्क्वायर। कैपिटल G जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको डेरिवेट करेंगे हम, अभी रुक जाइए। मेरी आवाज हर्ष अच्छी तरह से आ रही है? भगवान कितनी सख्त लग रही है। हर्ष नहीं बोल रहा सर, थोड़ी थोड़ी कट रही है। हाँ बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, क्योंकि है ना इंटरनेट कम हो गया है। आज केवल मैथ की क्लास ले ली है ना, इसलिए इंटरनेट का इशू हो गया। वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ऐसा भी है कि अर्थ पर हर जगह जो ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन होगा एक ही जैसा होगा, या कहीं कम कहीं ज्यादा होगा? एक ही होगा। बिल्कुल नहीं। देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G is not constant at all the places on the surface of the earth. किसी बच्चे को कोई उधर से डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो मैसेज कर दो, आज आप लोग की साफ नहीं आएगी उधर से। मैं ये कह रहा हूं कि G की वैल्यू ग्रेविटी के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलरेशन होती है, ग्रेविटी के कारण किसी भी चीज की ऊपर जाने की या ऊपर से नीचे गिरने की जो स्पीड होती है, उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहेंगे। ग्रेविटी के कारण होने वाली गति में तेजी या कमी, यही कहेंगे ना भाई? आ रहा समझ? ठीक है, तो क्या ये अर्थ पे सभी जगह एक समान होगा? नहीं, अर्थ पे हर जगह एक जैसा नहीं होगा। सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम, अर्थ एक सर्कल के जैसा है, तो रेडियस सबसे बड़ा क्या होगा? इक्वेटर के पास आप बॉल लेंगे तो सबसे बड़ा घेरा कहाँ होगा? यहीं पर होगा ना, ये इक्वेटर के पास, मतलब बीचों बीच उसके, यहीं पर सबसे बड़ा घेरा होगा। और जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो पोल के पास सबसे छोटा घेरा होगा। ठीक है, सिंस द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द पोल इज मिनिमम, द वैल्यू ऑफ G इज मैक्सिमम एट द पोल। उल्टा होगा, जहां रेडियस अर्थ की सबसे कम होगी वहां G का मान सबसे अधिक होगा। मतलब कि मैं बता रहा हूं अगेन, द रेडियस ऑफ अर्थ मैक्सिमम एट द इक्वेटर, और इक्वेटर के पास G का जो रेडियस है, गोला है, सबसे अधिक है, तो वहां पे सबसे कम होगा। इसका मतलब मैं ये बताऊंगा कि आपको पोल के पास सबसे अधिक ग्रेविटी फील होगी, ठीक है, और और यहां पे इक्वेटर के पास कम ग्रेविटी फील होगी। क्योंकि अब देखो रेडियस का क्या मतलब है, हमने रेडियस से ग्रेविटी को क्यों जोड़ा है? कोई भी अगर बॉल या लट्टू, कोई भी चीज टॉप अगर आप घुमाते हो तो सबसे अधिक स्पीड उसके सेंटर में होती है, ठीक है, और सबसे कम स्पीड कहां होगी पता है? या तो सबसे नीचे और नहीं तो सबसे ऊपर बॉल के, समझ रहे? तो अगर ज्यादा स्पीड जिस जगह पे होगी, तो इक्वेटर के पास अर्थ की मूव करने की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा तेज होती है यहाँ पर इक्वेटर के पास। इसलिए उस ज्यादा तेज गति के कारण यहाँ पर जो ग्रेविटी है वो कम फील होती है, समझ रहे?
और हमारा जो पोलर वाले इलाके हैं वहां पे अर्थ की घूमने की जो स्पीड है वो कम होती है, इसलिए वहां पे ग्रेविटी ज्यादा फील होती है। क्लियर है? एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस, अब एक बात और भी देखते हैं, एज वी गो अप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे ही हम धरती की जो सरफेस से जहां बैठे हैं हमारा, इससे ऊपर जाते हैं, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ इंक्रीजेस एंड हेंस द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस। जैसे जैसे भाई आप ऊपर जाओगे, ग्रेविटेशनल पुल जो होगा आप पे कम लगेगा ऊपर जाते हुए। समझ रहे बात को ना? आप यहाँ बैठे हो, आपके ऊपर सबसे अधिक ग्रेविटी लगेगी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। जैसे जैसे आप धरती से, अर्थ के सरफेस से दूर होते जाएंगे, इसका मतलब पता है क्या है? सरफेस से कोई मैटर नहीं, अर्थ के सेंटर से भी दूर होते जा रहे हैं। अर्थ का जो हम लोग अर्थ के इसलिए चिपके हुए हैं, खड़े हैं, क्योंकि ग्रेविटी लग रही। अर्थ हर चीज को पता है क्या चाहती है, अपने सेंटर की तरफ खींचना चाहती है। सेंटर में ही तो फोर्स होगा ना, उसके सेंट्रीपिटल फोर्स आप समझते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, हम जैसे जैसे अर्थ से ऊपर चलते जाएंगे हमें ग्रेविटी कम फील होती जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि जीरो ग्रेविटी में चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना बात को? द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो डिक्रीज एज वी गो डाउन इनसाइड द अर्थ, और जैसे जैसे अगर हम धरती के अंदर भी चलते जाएं तब भी हमको क्या होगा, जी की जो वैल्यू है वो कम होती जाएगी। ऐसा क्यों? And it becomes zero at the center of the earth. Please note that the value of acceleration due to gravity is maximum on the surface of the earth. It decreases on going above the surface of earth or going inside the surface of earth. और ऐसा क्यों? अगर देखो अर्थ का जो सेंटर है जहां आप बैठे हो ना, इससे अर्थ का जो सेंटर है 6400 किलोमीटर अंदर है, गहराई में। ठीक है? सबसे अधिक जो ग्रेविटेशनल पुल हमको महसूस होगा वो सरफेस पे महसूस होगा। आप जैसे जैसे सरफेस से नीचे चलते जाओगे तब भी आपको ग्रेविटी घटती जाएगी, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे सरफेस से हवा में ऊपर की ओर आकाश में, तब भी ग्रेविटी आपको डिक्रीज होती चली जाएगी। देखो, सिंस द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, ऑल द बॉडीज फॉल विद द सेम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है? Thus, a big stone will fall with the same acceleration as a small stone because the acceleration due to gravity of Earth does not depend on their mass. Both the stone are acted upon by the same acceleration. If a big stone and a small stone are dropped from the roof of a house simultaneously, then will reach the ground at the same time. ठीक है? ये क्लियर है कि आप किसी भी चीज को ऊपर से नीचे फेंकेंगे, अगर एयर उसको रेसिस्ट नहीं कर सकती, पत्थर को तो रेसिस्ट नहीं करेगी ना, दोनों नहीं करेगी, तो एक छोटा पत्थर हो या बहुत बड़ा पत्थर हो, दोनों एक ही टाइम पे नीचे गिर के आएगा। ट्राई करना, लेकिन नीचे देखना किसी कोई आदमी खड़ा ना हो। अब देखिए, इक्वेशन है ऑफ मोशन फॉर फ्रीइंग फॉलिंग बॉडीज, और मैंने सीधे ऊपर से नीचे गिर रहा है तो उसका इक्वेशन कैसे बनेगा? रुक जाइए, सारे आपको समझाए जाएंगे, चिंता मत करिए। मास, ग्रेविटी के चैप्टर में मास का कितना इंपॉर्टेंस आपको पता ही है। द मास ऑफ अ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन इट। जितनी क्वांटिटी या मात्रा में मैटर किसी चीज के अंदर होता है वही उसका मास होता है। अभी एटम वाला चैप्टर पढ़ा है। दीपक, क्या तुम बता सकते हो कि एक एटम में का जो मास है वो किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे। तुम बताओ। डेंसिटी पे उसकी। मानसू, किसी भी एलिमेंट का
जो मास होगा उसके एटम का जो मास होगा किस पे डिपेंड करेगा? एटॉमिक नंबर प्रोटॉन पे डिपेंड करता है और एटॉमिक मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है। ठीक है, एटॉमिक मास किस पे डिपेंड करता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का तो कोई वेट ही नहीं होता ना। मैं आपको बताता हूँ, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन तो बाहर फ्री फॉल होते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है, और उस किसी भी एटम की पूरी जो डेंसिटी होती है, कंसंट्रेशन होता है मास का, वो उसके न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस में जो होगा उसी का तो वेट माना जाएगा, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। याद रखिएगा। सो एसआई यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। हम लोग क्या करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, माप सकते हैं किसी के मास को, इसलिए एसआई यूनिट किलोग्राम है। याद रखना, मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है। The mass of a body is constant and does not change from place to place. आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो बिल्कुल एक ही जैसा होगा, बराबर होगा, वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, द मास ऑफ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। और किसी भी बॉडी का, किसी भी चीज का जीरो मास हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी चीज अगर लिविंग बीइंग है तो सेल की बनी होगी। सेल के अंदर मास होता है, बहुत मटेरियल होते हैं, चाहे बहुत कम मास हो, वेट बहुत कम हो, लेकिन होगा जरूर। और कोई भी नॉन लिविंग थिंग अगर होगी तो एटम की बनी होगी, और वो एटम के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो होगा ही, उसका तो वेट होगा। क्लियर है ना? समझ में बात आपको? हाँ। किसी भी सबस्टांस की जो अर्थ पे लिविंग नॉन लिविंग कोई भी हो, माइक्रोस्कोपिक हो, कुछ भी हो, हर चीज के अंदर मास तो होगा ही होगा, है ना? नो वन हैज कैन से दैट इट हैज जीरो मास। ठीक है, कोई ऐसा कह नहीं सकता कि उसके अंदर जीरो मास है, सबके अंदर मास होगा। चलिए, वेट, तो मास और वेट में क्या अंतर है? द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विद विच it is attracted towards the center of the earth. In other words, the force of earth's gravity acting on a body is known as its weight. याद रखिएगा, वेट और मास में क्या अंतर है? आप खुद सोचिए, क्या जीरो ग्रेविटी में, सुने ना, जीरो ग्रेविटी में आप 5 किलो का बट्टा उठाओ, 5 किलो का कट्टा उठाओ, या 50 केजी का कट्टा उठाओ, वो तो जीरो ग्रेविटी है, वजन नहीं ना महसूस होता किसी चीज का। समझ रहे हैं बात को? लेकिन अर्थ पे क्यों महसूस होता है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींचती है, और हम लोग ऊपर की ओर खींचते हैं, तो हमको उसका वेट पता चलता है। किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी के ऊपर जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, सेंटर की ओर अपने नीचे की ओर खींचती है, वही उसका वेट होता है। इसी के कारण किसी चीज का वेट हम लोग फील करते हैं। समझ रहे? और मास क्या होता है? मास होता है जिन मटेरियल से मिलके वो बना है, उन मटेरियल्स का जो वेट होता है उसको हम लोग मास कहते हैं। मैं आपको समझाता हूं। आपने गाजर पाक बनवाया घर में, उसमें जितना दूध लगा, जितना गाजर लगा, ठीक है, जितना चीनी, जो भी चीज लगा, उन सब चीजों का वेट कर लो। ठीक है, और सबको अगर प्लस करके पता करेंगे तो हम बताएंगे ये गाजर पाक का मास हो गया। देखा ना कैसे एकदम किचन तक चले गए हम लोग आपके। गाजर पाक का मास है, ठीक है। लेकिन अगर गाजर पाक अगर मान लो कि किसी चीज में रखा हुआ है, समझ में आ रही बात आपको? गाजर पाक आपको किसी बर्तन में रखी है या किसी थैली में रखी हुई है, पन्नी में, और उसको आप हाथ से उठा के घूम रहे हो, चल रहे हो, तो धरती की ग्रेविटी भी लग रही है और सब वो मास तो है ही। तो मास प्लस ग्रेविटी हो जाएगी, वो हो जाएगा उसका वेट। जी, अब देखिए, मास इंटू ग्रेविटी प्लस इंटू ग्रेविटी, है ना? वेट बराबर क्या होगा? जो मास है और मल्टीप्लाई ग्रेविटी, जितनी ग्रेविटी लग रही है उसको भी इसमें मल्टीप्लाई कर दो। देखो बेटा फॉर्मूला लिखा हुआ है, m इक्वल टू w इक्वल टू m इंटू जी। वेरी गुड।
सो द ये आप जो पढ़ रहे हैं ना, मजा नहीं आ रहा आपको? मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, मतलब ये है असली जीवन, इसको कहते हैं साइंस। एक एक चीज मैंने, आप इसे पढ़ोगे आपकी क्यूरियोसिटी बनने से पहले खत्म, सारी चीजें बता रखे। सो द SI यूनिट ऑफ वेट इज ऑल्सो न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग SI यूनिट न्यूटन किसका होता है? वो ऑब्जेक्ट का। मानसू, SI यूनिट न्यूटन का किस चीज में हम लोग मानते हैं, किसका वो कहते हैं कि न्यूटन में होगा? फोर्स जो उसमें हाँ है। सर फोर्स। बिल्कुल सही, देर से दिमाग खुला तेरा। बिल्कुल, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है। याद रखिएगा, वेट का भी SI यूनिट न्यूटन ही होता है। तो वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास इज 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 किलोग्राम कोई वेट है। आपने थोड़ा मजेदार चीज बोले, अच्छा खाने वाला बोलो, 1 केजी क्या बोल दे, काजू कतली, चलो ठीक है, 1 केजी काजू कतली है आपके पास हाथ में। वेट ऑफ 1 किलोग्राम काजू कतली का मास अगर आपको बताना हो तो पता है क्या बताएंगे? किसी भी 1 किलोग्राम पे कितना न्यूटन का, न्यूटन मतलब ग्रेविटी कितनी लगती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है ना। इसका मतलब 9.8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। 9.8 अगर ग्रेविटेशनल पुल लगा रही है, धरती खींच रही है ना किसी भी चीज को, 8 न्यूटन की फोर्स। न्यूटन की फोर्स लगा रही है। फोर्स और ग्रेविटी कोई अंतर नहीं, सेम ही चीज है, क्योंकि ग्रेविटी और ग्रेविटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, है ना, पुलिंग फोर्स। वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? The weight of a body also changes from place to place. Thus, the weight of a body is not constant in the interplanetary space where g is equal to 0. Gravitational, जो gravitational acceleration due to gravity होता है वो 0 होता है। That's why वहां पे weight आपको 0 फील होगी। 0 gravity means 0 weight। ठीक है, याद रखिएगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कभी भी कहीं भी जाने पे चेंज नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, कंफ्यूज मत होना। आप अगर 80 किलो के हो तो आपके बॉडी के अंदर जितने मटेरियल है उन सबों का वेट करके वो 80 केजी का हो जाएगा। आप मून पे जाओ, आप 0 ग्रेविटी में जाओ, आप मार्स पे जाओ, चाहे अर्थ पे रहो, ठीक है ना, लेकिन वेट अलग अलग हो जाएगा। वेट किस चीज पे डिपेंड होता है? मास तो आपके अंदर है, लेकिन वो ग्रेविटी तो नहीं लग रही ना आपके ऊपर। मून पे कम ग्रेविटी लगी रही है, ठीक है, स्पेस में बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो केवल आपका मास रह गया, तो फिर कहां से वेट पूरा आएगा? वेट बराबर मास इनटू ग्रेविटी भी तो होता है ना। ओके, एक और है, we know that the value of acceleration due to gravity g decreases as we go down inside the earth. मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर जहां बैठे हो 6400 किलोमीटर 6400 किलोमीटर की गहराई में अगर आप जाओगे, ओके, तो जैसे जैसे आप अर्थ के सेंटर की ओर जाएंगे ग्रेविटी डिक्रीज होती चली जाएगी, ग्रेविटी घटती चली जाएगी, ठीक है। सो इनसाइड द अर्थ and becomes 0 at a center of the earth. So whether be the weight of a body on the surface of the earth, its weight becomes 0 when it is taken to the center of the earth, because the value of g Amount